चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके टाइपिंग के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं काफ़ी क्वेश्चंस टाइपिंग के रिगार्डिंग। तो एक क्वेश्चन तो मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि कई जो टाइपिंग सीखने वाले हैं एस्पिरेंट्स यानी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम 19 तारीख को ठीक ठाक एग्ज़ाम उनका गया है। तो काफ़ी कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि हम पहले इंग्लिश टाइपिंग सीखें या फिर हम पहले हिंदी टाइपिंग सीखें। तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जो हैं उम, पहले आप हिंदी टाइपिंग सीखिए, ठीक है? क्योंकि हिंदी टाइपिंग में थोड़ा-सा टाइम आपको लगेगा, हिंदी टाइपिंग सीखने में आपको टाइम लगेगा। इंग्लिश टाइपिंग वहाँ पर नॉर्मली निकल जाती है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि एक तो आपके जो कीबोर्ड होता है, उसमें ऑलरेडी इंग्लिश में लेटर्स प्रिंट हुए मतलब हो रखे रहते हैं। तो अगर आप देख देख के भी करेंगे तो फिर भी इंग्लिश टाइपिंग आपकी हो जाती है। लेकिन हिंदी टाइपिंग में क्या होता है कि आपके लेटर्स जो बटन होते हैं उन पे प्रिंट नहीं होते हैं। तो हिंदी टाइपिंग में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस मतलब अभी से करनी है, ताकि आपकी टाइपिंग आसानी से निकल जाए। तो इंग्लिश टाइपिंग पहले करनी चाहिए या हिंदी टाइपिंग पहले करनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि आपको पहले हिंदी टाइपिंग आप सीखिए और हिंदी टाइपिंग को आप अच्छा खासा टाइम दीजिए, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन के आंसर आपका ये हो जाता है कि पहले आपको हिंदी टाइपिंग सीखनी चाहिए। और हिंदी टाइपिंग मतलब आप दोनों टाइपिंग साथ भी सीख सकते हैं। जैसे आपने सुबह के टाइम पे थोड़ा हिंदी टाइपिंग कर लिया आधा घंटा या 45 मिनट आपने हिंदी टाइपिंग कर ली, उसके बाद आपने 10-15 मिनट मतलब इंग्लिश टाइपिंग उसी टाइम पे कर लिया, ठीक है? पहली बात तो ये थी। दूसरा, कई बच्चे ये बोल रहे थे कि उनकी टाइपिंग इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो देखिए, अगर आप अभी से टाइपिंग करना स्टार्ट कर रहे होंगे तो एकदम से आपकी टाइपिंग इम्प्रूव नहीं होगी, क्योंकि इतना जल्दी नहीं होती है। शुरू में क्या होता है, कम से कम 10-15 दिन या 15-20 दिन आपको मसल मेमोरी आपकी बनती है आपके माइंड में। अभी जब आप नए शुरू शुरू में टाइपिंग सीखते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको याद नहीं हो पाता है कि किस लेटर पे कौन सा वर्ड है, ठीक है? तो अभी आपको ये याद नहीं हो पाया होगा। जैसे जैसे आप धीरे धीरे टाइपिंग करेंगे आपको याद हो जाएगा, आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी कि कौन से अक्षर पे कौन सा यानी कौन सी की पे कौन सा वर्ड है आपका। तो ऑटोमेटिक आपकी उंगलियां धीरे धीरे उस की पे ऑटोमेटिक जाने लग जाएंगी। तो इस बात की आप टेंशन मत लीजिए कि स्टार्टिंग में आपसे नहीं हो रहा या फिर आपको बहुत टफ लग रहा है। स्टार्टिंग में नॉर्मली है, स्टार्टिंग में आपका ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने जब स्टार्टिंग में टाइपिंग सीखी थी तो शुरू शुरू में होता है, इससे घबराने की जरूरत आपको नहीं है। आपके पास पर्याप्त टाइम है, आपके पास फुल टाइम है टाइपिंग सीखने के लिए, ऐसी कोई समस्या है नहीं। और जैसे कि आपको पता है आज स्टेनो का रिजल्ट भी आ गया है। तो करीबन 2 महीने में आयोग रिजल्ट जारी किया है स्टेनो वाला। तो अगर क्लर्क का एग्ज़ाम भी अगर हम 2 महीने बाद उसको रिजल्ट देखें, तो अभी आपका चल रहा है मतलब जनवरी में आपका एग्ज़ाम 19 तारीख को, उसके बाद आपका फरवरी 1 मान लेते हैं और मार्च 1 मान लेते हैं। तो एक जो आपका कनिष्ठ आएगा, जो क्लरिकल का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है आपका, वो करीबन आपका मार्च एंड में आना चाहिए। या फिर अगर मार्च एंड में नहीं भी आता है तो आपका अप्रैल के स्टार्टिंग में या अप्रैल मिड में आपका क्लरिकल का रिजल्ट कंफर्म आ जाएगा, ठीक है? जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे उसने स्टेनो का रिजल्ट आपका 2 महीने में आपका आ गया है, तो इसी तरह से आपका क्लरिकल के एग्ज़ाम जो हुआ है उसका रिजल्ट भी आपका मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग या अप्रैल मिड आप मान के चलिए, आपका रिजल्ट अप्रैल तक आ जाएगा। ये लगभग मुझे कंफर्म लग रहा है। तो अप्रैल में अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपकी मई में मई लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में आपकी टाइपिंग इसकी हो जाएगी, अगर उसका रिजल्ट आ जाता है। तो मई या जून आप अपनी टाइपिंग मान के चलिए। तो अभी आपके पास टाइपिंग सीखने के लिए पर्याप्त समय है। तो आप धीरे धीरे मतलब जल्दबाजी मत कीजिए। अभी आप स्पीड बढ़ाने की तरफ मत जाइए। आप ऐसे मत सोचिए कि मैं मेरी मतलब 4000 की डिप्रेशन यानी 15 वर्ड पर मिनट नहीं आ रही है या फिर 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड नहीं आ रही है, आप इसको ध्यान मत दीजिए। अभी आप आराम से टाइपिंग सीखिए। अभी आपकी स्पीड पे आपको ध्यान नहीं देना है। अभी आपको नॉर्मली टाइपिंग सीखनी है। अभी आपको नॉर्मली वर्ड्स याद करने हैं कि किन की पे कौन से वर्ड हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अभी आप वेबसाइट पे जाके टाइपिंग सीखना मत शुरू कीजिए। अभी आप नॉर्मली एम एस वर्ड में टाइपिंग सीखिए, ठीक है? एम एस वर्ड में आप क्या टाइप कीजिए कि जैसे डब्लू आपने टाइप किया, डब्लू पे कौन सा है, ई वाले कीज़ पे कौन सा है, आर वाले कीज़ पे कौन सा है। अभी आप एम एस वर्ड पे केवल जाइए, वहाँ आप कीज़ को प्रेस कीजिए कि कौन सी की पे कौन सा बटन है। आपको याद कीजिए कि टी पे क्या है, आर पे क्या है, वाई पे क्या है। आप एकदम से वेबसाइट पे जाके टाइपिंग करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको पता है वेबसाइट पे आपको पैराग्राफ्स वगैरह मिलते हैं,
फिर आप पैराग्राफ्स टाइप करने चले जाएंगे, फिर आपसे टाइप हो नहीं पाएगा और उसके बाद आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि आपसे तो टाइपिंग हो ही नहीं पा रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप MS वर्ड पे टाइपिंग सीखिए, वहाँ पे आराम से टाइपिंग कीजिए। जैसे राम श्याम का भाई है, या राम श्याम का छोटा भाई है, बड़ा भाई है, इस तरीके से छोटे छोटे पैराग्राफ्स आप टाइप कीजिए। और फिर धीरे 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 10-15 दिन, 15-20 दिन आपके पास, क्योंकि फुल टाइम है अभी आप चाहें तो 15-20 एक महीना आप MS वर्ड में ही टाइपिंग कीजिए, फिर भी आपकी मतलब टाइपिंग धीरे धीरे इंप्रूव होती है, एकदम से आपकी इंप्रूव नहीं होती है। तो दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि अभी आप स्पीड की तरफ मत जाइए। आप ये मत सोचिए कि यार मेरी स्पीड एक ही दिन में इतनी निकल जाएगी, एक दिन में किसी की भी स्पीड इतनी नहीं होती है, ठीक है। तो स्पीड की तरफ अभी आपने नहीं जाना है, अभी आप बिगिनर हैं, अभी आपने सीखना है, अभी आपने सिर्फ इतना याद करना है कि किस बटन पे कौन सा अक्षर है और किस तरीके से आपने टाइपिंग करनी है, ठीक है। दूसरा, मैंने कोड वर्ड पे वीडियो बनाई है, तो जितने कोड वर्ड मैंने आपको बताए हैं केवल उतने ही कोड वर्ड आप याद कीजिए, उससे ज़्यादा कोड वर्ड आपको जरूर याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोड वर्ड वाले जो आपके शब्द होते हैं वो थोड़े से ही आते हैं, तो कोड वर्ड की तरफ ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं। 8-10 या 10-12 कोड वर्ड मैंने आपको अपनी वीडियो में बताए हैं, तो उन्हीं कोड वर्ड्स को आप याद कीजिए, उनसे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। और स्टार्टिंग में आप MS वर्ड पे ही कीजिए, स्पीड की तरफ आप मत जाइए, केवल आप नॉर्मली टाइपिंग कीजिए कि किस बटन पे कौन सा अक्षर है ये याद कीजिए। और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अभी आपको कम से कम 15-20 दिन तो आपको याद करने में ही लगेंगे कि किस की पे कौन सा वर्ड है, तो फिर आपकी टाइपिंग धीरे धीरे अपने आप ही इंप्रूव हो जाती है। इसकी आप टेंशन मत लीजिए, आराम से आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। अगला काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि उसमें जो कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है उसका पेपर क्या होता है, कैसा होता है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज देखिए, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो ज़रूरी नहीं होता है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि जैसे सपोज 100 पद हैं, 100 पद में आपका 50 पदों पे मांगा गया है क्या कि आपकी टाइपिंग होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, आपको कंप्यूटर संबंधी ज्ञान भी होना चाहिए, आपकी इंग्लिश टाइपिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मांगी गई हैं 100 पदों में से 50 पद पर। बाकी जो 50 पद है उस पर केवल मांगा गया है कि आपकी हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है, 2 प्रकार की टाइपिंग होनी चाहिए। तो वहाँ पर 2 टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं। सबसे पहले आपकी हिंदी टाइपिंग होगी, ठीक है, उसके बाद आपकी इंग्लिश टाइपिंग होगी। अब जैसे सपोज़ मैं हूँ, मैं वहाँ गया, मैंने केवल हिंदी टाइपिंग दी और मैंने इंग्लिश टाइपिंग मैंने देने से मना कर दिया, क्योंकि वो पूछते हैं कि आपको देनी है कि नहीं देनी है। जिसको नहीं देनी है वो लिख के दे देता है, फिर वो बाहर आ जाते हैं, फिर आपकी इंग्लिश टाइपिंग शुरू हो जाती है। अब मैंने वहाँ गया, मैंने केवल हिंदी टाइपिंग दी, मैंने कहा कि मैं इंग्लिश टाइपिंग नहीं देना चाहता हूँ, मैं बाहर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 100 पद है ना, इनमें से मैं केवल उसी पद के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा जिसमें केवल हिंदी टाइपिंग मांगी गई होगी। मुझे केवल वही पद मिलेगा जिसमें केवल हिंदी टाइपिंग मांगी गई होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ हिंदी टाइपिंग निकाली और फिर मैं बाहर आ गया था। अब वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको हिंदी टाइपिंग भी निकालनी है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। आप वहाँ जाते हो, अगर आप हिंदी टाइपिंग भी निकालते हो, ठीक है, तो आप उस पद के लिए एलिजिबल तो हो ही गए जिसमें केवल हिंदी टाइपिंग मांगी गई है। सपोज कनिष्ठ सहायक के टोटल 100 पद हैं, उसमें से 10 पद ऐसे हैं जिसमें केवल हिंदी टाइपिंग मांगी गई है। आपने हिंदी टाइपिंग निकाल दी और आप निकाल दिया आपने हिंदी टाइपिंग। अब आप इन 10 पद के लिए एलिजिबल हो गए क्योंकि आपने हिंदी टाइपिंग निकाल दी। उसके बाद आपने कहा कि आपको इंग्लिश टाइपिंग भी देनी है। सपोज उस 100 पद में अगले जो 50 पद हैं वो ऐसे हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगी गई है। फिर आपने हिंदी तो निकाल ही दी है, फिर आपने इंग्लिश टाइपिंग भी निकाल दी। अब आपने इंग्लिश टाइपिंग भी निकाल दी तो आप क्या हो गए, आप इन पदों के लिए एलिजिबल तो हो ही गए जिसमें केवल हिंदी मांगी गई है। क्योंकि आपने इंग्लिश भी निकाल दी है तो आप उन पदों के लिए भी हो गए जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मांगी गई है, तो आप इन पदों पर भी एलिजिबल हो गए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने तीसरे राउंड में क्या होगा, तीसरे राउंड में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज का एग्जाम होगा, ठीक है। आप उस एग्ज़ाम में भी बैठ गए और आपने वो पेपर भी निकाल दिया, ठीक है। वो पेपर टाइप का होता है और आपने वो भी क्वालिफाई कर दिया, तो फिर आप इन पोस्टों पे भी अप्लाई हो जाएंगे जिसमें हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान मांगा गया है। आप तभी इस पोस्ट पे भी अप्लाई एलिजिबल हो पाएंगे जब आपने तीनों चीज़ निकाल दी हों। इसलिए वहाँ पे जब आप जाएंगे तो हिंदी टाइपिंग भी आपने निकालनी है,
इंग्लिश टाइपिंग भी आपने निकालनी है, और कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज का जो पेपर होगा वो भी वहाँ पे आपने देना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग निकाल के फिर बाहर आ गए, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड जो ज्ञान का जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो आप जब देंगे तभी आप उन पदों के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अदरवाइज़ आप इन पदों पे फिर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और फिर आप बाद में ये मत बोलना कि मैं मेरिट से बाहर हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ठीक है। तो आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास पूरा टाइम है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो ज्ञान का एग्ज़ाम पेपर होता है वो टफ नहीं होता है, वो बहुत ईजी होता है। उसमें ईजिली बेसिक चीज़ें उसमें पूछी हुई होती हैं। आपने देखा होगा पिछले मंथ यानी कुछ टाइम पहले एपीएस का पेपर हुआ था, वो भी आप ले सकते हैं। और अगर मुझे कहीं से पुराना पेपर मिलता है पिछली बार क्लरिकल में क्या हुआ था, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो आप मान के चलिए, आप ये सोच के मत चलिए कि मैंने केवल हिंदी टाइपिंग देनी है और फिर मैं इंग्लिश टाइपिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज का पेपर छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये मान के मत चलिए, आप हिंदी टाइपिंग भी सीखो, आप इंग्लिश टाइपिंग भी सीखो, और आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो नॉलेज का एग्ज़ाम पेपर होता है, बेसिक चीज़ें आती हैं तो आराम से आप उसको निकाल लेंगे, मुझे पता है। तो तीनों चीज़ों के लिए आप तैयार हो, क्योंकि अगर आप तीनों चीज़ें निकाल दोगे ना साथियों, तो फिर आप 776 जो पद हैं ना, उन पूरे पदों के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, तीनों चीज़ों के लिए तैयार रहो आप। तो ये तो बात थी कि आपने पेपर देना है या नहीं देना है, तो आपने वो पेपर भी देना है, बहुत ईजी होता है या टफ नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अभी टाइपिंग में आपका 3-4 महीना तो है ही, तो आप आसानी से टाइपिंग सीख जाएंगे। और फॉरेस्टर की भर्ती भी आ चुकी है। अब इसमें आयोग ने पद नहीं खोले हैं, क्योंकि जैसे ही विभाग से उनको अध्याचन में पद मिल जाएंगे कि इतने पद हैं, फिर एक आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इतने इतने पद हमारे पास वंदरवा के हैं, ठीक है। 18 से 28 उसमें एज मांगी गई है। और अब देखना ये होगा कि एज 1 जुलाई से काउंट होती है, यानी 1 जुलाई 2024 से काउंट होती है एज, या फिर 1 जनवरी 2025 से एज काउंट होती है। ये आयोग के ऊपर बात है, आयोग कब से उसे काउंट करते हैं, ठीक है। ये आपको तब पता चल जाएगा जब आपके फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे ना 6 फरवरी से। तो आप वहाँ पे जब जाइएगा तो वहाँ पे लिखी होगी कि 1 जुलाई इतने इतने को एज, या 1 जनवरी इतने इतने को एज। तो फॉरेस्टर का नोटिफिकेशन आ चुका है, कंबाइंड भर्ती हुआ है उसमें। पशुधन प्रसार अधिकारी के भी सबसे ज़्यादा पद 120 पद उसमें है। तो ज़्यादातर लोगों का टारगेट फॉरेस्टर है, तो उसमें देखने को अब देखेंगे कि कितने पद उसमें आएंगे, ठीक है। और सिलेबस उसी नोटिफिकेशन में सिलेबस भी है पीछे। तो अगर आप फॉरेस्टर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे तो सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और फिर जो है आप उसमें उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो फॉरेस्टर के नोटिफिकेशन के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप कई लोग ये बोल रहे थे कि हम कौन सा कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया कि आप उसको ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं उसको। 700-800 का वो है। अदरवाइज़ आप किसी भी कीबोर्ड में टाइपिंग कीजिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए मेन, कीबोर्ड मैटर नहीं करता है। अगर आप टाइपिंग सीख जाएंगे तो किसी भी कीबोर्ड में आप सीख सकते हैं। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि आप 2 टाइप के कीबोर्ड में टाइपिंग सीखिए। एक तो वो आते हैं जिसके बटन नॉर्मली होते हैं, और एक थोड़ा हार्ड वाले में टाइपिंग सीखिए। तो 2 टाइप के उसमें जब आप टाइपिंग सीखेंगे ना, तो आपकी टाइपिंग इजीली निकल जाएगी, ठीक है। हार्ड वाले में क्या होता है, हार्ड वाले में थोड़ा उंगलियां चलाने में आपको समस्या होती है, लेकिन हार्ड वाले में भी आप टाइपिंग कीजिए, क्योंकि जब आप सॉफ्ट में बैठोगे तो काफ़ी स्मूथ आपको लगेगा और आप आसानी से टाइपिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो 2 टाइप के कीबोर्डों में आपको टाइपिंग सीखनी है। तो ये तो थी कीबोर्ड की बात। कीबोर्ड आपको जो सुटेबल लगे आप उसमें टाइपिंग कीजिए, ऐसी कोई समस्या है नहीं, ठीक है। वो मैंने अपनी तरफ से आपको सजेस्ट किया, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, लिंक मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात आते हैं कि आने वाली भर्तियां, आने वाले टाइम पे आपकी शायद स्नातक स्तरीय भर्तियां आएंगी, वीडियो वीपीडीओ आपका आएगा। और आपका पटवारी लेखपाल भी बता रहे हैं कि पटवारी लेखपाल की भी आएगी भर्ती। और वन फॉरेस्ट गार्ड की भी आपकी 600 पदों पे भर्ती है, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट गार्ड भी आपका है, ठीक है। तो वीपीडीओ में जैसे कि आपको पता है उसमें ट्रिपल-सी मांगा हुआ होता है। तो ट्रिपल-सी के लिए आप अभी से अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ट्रिपल-सी फिर उस टाइम पे आपको मिल नहीं पाता है, ठीक है। और उसका फॉर्म 400-500 रुपये उसकी फ़ीस होती है। और हर महीने के एंड में आई थिंक, या हर महीने के स्टार्टिंग में वो फॉर्म भरे जाते हैं, और फिर आपका 2 महीने बाद उसका एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको भर सकते हैं। और अगर किसी को जानना है कि ट्रिपल-सी के लिए कैसे अप्लाई करते, तो अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि ट्रिपल-सी के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, उसके लिए वीडियो बनानी है या नहीं बनानी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना दूंगा। उसके अलावा अगर किसी को टाइपिंग सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो टाइपिंग के लिए क्या वीडियो बनानी है, क्या आपको बताना है कि किस तरीके से आपने टाइपिंग अपनी फिंगर्स वगैरह को सेट करना है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो अगर बनानी होगी तो टाइपिंग पे मैं 1-2 वीडियो बता दूंगा कि किस तरीके से आपकी